नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश गुप्ता गोइना होम्योपैथिक सेंटर ग्वालियर से बात कर रहा हूँ। आज हमारा देश कोरोना नाम की भयानक बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, परेशान है। उसी समय एक नया फंगस ब्लैक फंगस नाम से हमारी शरीर में बीमारी के रूप में प्रवेश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्लैक फंगस नाम की जो बीमारी है, जिसको हम म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जानते हैं, यह कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि सदियों से हमारे शरीर में इस बीमारी का प्रवेश देखने में आता है, लेकिन काफ़ी रेयर है, इसलिए इसके बारे में लोग कम जानते हैं। और चूंकि आज कोरोना काल में ये बीमारी उभर के सामने आई है, तो कहीं ना कहीं ये भय का सामना लोग इस बीमारी के नाम से कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये बीमारी बहुत पुरानी बीमारी है, नई बीमारी नहीं है। लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूंकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, तो मैं थोड़ा होम्योपैथी के बारे में आपसे ही चर्चा करूंगा। ये जो ब्लैक फंगस नाम की जो बीमारी है, हमारे यहाँ होम्योपैथी में 1995 में ये एशियन होम्योपैथिक जर्नल में हमारे लखनऊ में जो वायरोलॉजी लेबोरेटरी सेंटर है, वहाँ डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी, जो कि हमारे होम्योपैथिक सीनियर फिजिशियन हैं, और उनके साथ में जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो कि डॉक्टर के.एल. गर्ग, दोनों ने संयुक्त रूप से इस फंगस पे रिसर्च किया था, जिसमें 3 प्रकार के फंगस, जिसमें एक कैंडिडा एब्लिकेंस जो कि वाइट फंगस के नाम से आज जाना जा रहा है, ट्राइकोफाइटोन मेंटाग्रेफाइट्स, और तीसरा था एस्परजिलस नाइजर जो कि ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है। एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस मतलब ब्लैक कलर का होता है, इसलिए हम इसको ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, उस समय जो स्टडी क्लिनिकल तौर पे जो स्टडी की गई थी लैब के अंदर, उसमें कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बड़ी अच्छी 100% कारगर साबित हुई थी, जो कि ग्रुप मेडिसिन के रूप में देखने को मिलती हैं, जिसमें बेसिलाइनम, अस्टेलिगो, पेट्रोलिनियम, सल्फर आयोडेटम, मेजेरियम और एसिड बेंजोइक, इस तरीके की दवाइयाँ काफ़ी अच्छी कारगर साबित हुई थी। इसी प्रकार से जो कैंडिडा एल्बिकेंस नाम का जो फंगस है, ये भी आज वाइट फंगस के रूप में सामने देखने को मिल रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। जैसा कि लोग यह सोच रहे हैं कि यह बीमारियां, यह फंगस कहीं ना कहीं जो दवाइयां उपयोग में ली जा रही हैं, जैसे कि लोग कहते हैं स्टीरॉइड्स दवाइयों से या एंटीबायोटिक के खाने से ये बीमारी हो रही है, दोस्तों मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि ये बीमारी हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसको हम इम्यून सिस्टम के नाम से जानते हैं, कहीं ना कहीं लंबे समय कोविड की बीमारी से परेशानी की वजह से हम काफ़ी दवाइयों का उपयोग भी करते हैं, और जिन लोगों को डायबिटीज़ नाम की जो बीमारी है, उसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कमज़ोर है, उसकी वजह से इस तरीके का फंगस हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। दूसरी बात, चूंकि हमारे देश में ह्यूमिडिटी, इस समय बारिश का मौसम है, तो इस समय बारिश का मौसम और ह्यूमिडिटी इस टाइप के फंगस के लिए काफ़ी फेवरेबल है, तो वो भी इसका एक कारण है। तीसरी बात, आज कोरोना जैसी जो बीमारी में जहाँ SpO2 का जो लेवल कम होता है, ऑक्सीजन का लेवल जो कम हो जाता है, कहीं ना कहीं हमें ऑक्सीजन अलग से देने की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, उस ऑक्सीजन जो इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स जो हम लोग उपयोग में ला रहे हैं, आज फ्रिक्वेंटली उसका उपयोग किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर फंगस, काफ़ी समय से फंगस है सिलेंडर्स के अंदर, उसका प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, प्रॉपर उसको ड्राई नहीं कर पा रहे हम, और उपयोग में लाए जा रहे हैं, तो वहाँ इस तरीके का फंगस जन्म लेता है, और वहीं से यह फंगस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है और इस तरीके की बीमारी पैदा करता है। इसी तरीके से दोस्तों, जो वाइट फंगस की बात करते हैं, कैंडिडा एब्लिकेंस नाम का जो फंगस है, दोस्तों देखने में आता है कि जो लोग कई बार ये अलग अलग सिम्टम्स के रूप में ये बीमारी आती है, कई बार UTI के रूप में आती है, कई बार स्किन डिजीजों के रूप में आती है, कई बार आइस में इन्फेक्शन पैदा करती है। तो इसी तरीके से जो कैंडिडा एब्लिकेंस है, वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के रूप में भी सामने आ रहा है। तो जहाँ कई बार हमने देखा है कि जहाँ जो कैथेटर का जो उपयोग किया जाता है, कई बार किसी हार्ट डिसीज में पेसमेकर जो लगाया जाता है, इस तरीके के जो आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे शरीर के अंदर यूज़ किए जाते हैं, उनकी सतह पर भी कहीं ना कहीं इस तरीके के फंगस जन्म लेते हैं और इस तरीके की बीमारी पैदा करते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि हमें इस तरीके की बीमारियों के लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है तो हमें हमारा इम्यून सिस्टम जो कि कमज़ोर है, उसको बढ़ाने की, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो भी दवाइयाँ या जो भी
ऑक्सीजन सिलेंडर या जो भी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ सेविंग के रूप में, अपन पूरा ध्यान रखें, उनको प्रॉपर तरीके से स्टेलाइज करें। जहाँ पेशेंट एडमिट है, आईसीयू में पेशेंट एडमिट है, वहाँ ह्यूमिडिटी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, उस मॉइस्चर से हमें बचना है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो इस तरीके की बड़ी बीमारी से हम काबू पा सकते हैं और कहीं ना कहीं से हम बच सकते हैं। धन्यवाद।